नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? वो ड्रग जो कि अपनी कोगुलेबिलिटी को रोकें अपने ब्लड में, है ना, जो कोगुलेशन हो रहा है उसको कम करें। ठीक है, तो रिड्यूस कोगुलेबिलिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं तो दो टाइप के एंटीकोगुलेंट होते हैं, एक पेरेंटल एंटीकोगुलेंट और एक ओरल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो जो पेरेंटल एंटीकोगुलेंट है उसको दो में डिवाइड किया, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। ठीक है, इनडायरेक्ट में आता है हेपेरिन और लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन। ठीक है, जो नॉर्मल हेपेरिन है ये फ्रैक्शनेटेड लिखा हुआ है, और जो लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन होता है ये इसको अपन फिल्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसका ये फ्रैक्शनेटेड हेपेरिन होता है। ठीक है, डायरेक्ट वाले में अपना आता है विवालिरुडिन, ठीक है, अर्गाट्रोबन, ये सब आते हैं, पर मेन जो है ये इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर में ये हेपेरिन लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन वाला ही है। फिर ओरल एंटीकोगुलेंट में आता है विटामिन के एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसमें भी जो वारफेरिन सोडियम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर, ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ये सब भी है। मेन अपन को हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और वारफेरिन, यही तीन अपने को अच्छे से पढ़ने अपन वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में, वो भी हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन जो है, जो पहले वाला है वो है अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन क्या होता है? हेपेरिन इज द स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड ऑफ द बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है अपनी बॉडी में। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो हेपेरिन का एक्शन कैसे होता है सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है कोगुलेशन में, ये देखा होगा। इंट्रिंसिक पाथवे में यहाँ पर 12A आता है, 10 को 11A में कन्वर्ट करेगा, फिर 9A में कन्वर्ट हो जाएगा, 10A में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी कोगुलेशन फैक्टर हैं ये सब एक्टिवेट होते हैं, फिर आगे चल के प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, फिर आगे चल के फाइब्रिन बन जाता है। ठीक है, तो अपन हेपेरिन में कैसे करेंगे? तो जो हेपेरिन है ना सबसे पहले कंबाइन होता है एंटी थ्रोम्बिन 3 से। एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना, ये कोगुलेशन को कम कराता है। थ्रोम्बिन मतलब करवाने वाला और एंटी मतलब थ्रोम्बिन, तो अपोजिट है ना, एंटी थ्रोम्बोटिक प्रोटीन है ना, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन कम कराएगा, तो एंटी थ्रोम्बिन 3 से कन्वर्ट होकर उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, फिर एंटी थ्रोम्बिन 3 करता क्या है? तो सबसे पहले फॉर बाइंडिंग टू एंटी थ्रोम्बिन 3 5 सैकराइड्स पेंटासैकराइड्स ऑफ हेपेरिन इज एसेंशियल। तो 5 सैकराइड लगते हैं हेपेरिन के, किसके बाइंड होने के लिए? एंटी थ्रोम्बिन 3 से। ठीक है, एंटी थ्रोम्बिन 3 से बाइंड हो गया तो क्या बनेगा? हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स। एंटी थ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर ये क्या करेगा? एनहेंस द रेट ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स 10A, 2A, 9A, 11A, 12A। तो ये क्या कर रहा है? हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 जो कॉम्प्लेक्स है वो जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर है ना उसको इनएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट कर रहा है और उससे क्या होगा? क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10A बाइंडिंग ऑफ हेपेरिन पेंटासैकराइड ऑफ 83 ओनली इज रिक्वायर्ड। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर अपन को फैक्टर 10 को इनएक्टिवेट करना है, फैक्टर 10 कहाँ पर है? ये रहा फैक्टर 10A, है ना। फैक्टर 10 को अगर इनएक्टिवेट करना है तो सिर्फ 83 की जो बाइंडिंग है उसका रिक्वायरमेंट होता है, 83 और उससे जुड़ जाएगा, तो फैक्टर 3 से मतलब 83 जुड़ जाएगा हेपेरिन और 83, तो फैक्टर 10A का इनिबिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अलग से पॉइंट नहीं है, इसको भी जो फैक्टर 10A है ना उसको भी हेपेरिन और 83 का कॉम्प्लेक्स उसको इनिबिट करता है। ठीक है, इनएक्टिवेट करता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये एंटीकोगुलेशन कैसे इफेक्ट देखा है इसने? जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर थे उसको इनएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो जब अपन हेपेरिन को लो कंसेंट्रेशन में देते हैं तो सिलेक्टिवली इनिबिट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। सबसे पहले अगर लो कंसेंट्रेशन में दी तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का कन्वर्जन इनिबिट करेगा, जिससे कि प्रिवेंट फर्दर थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो ये वाली प्रोसेस को रोक रहा है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन को फॉर्मेशन को। ठीक है, पर हाई डोजेज में क्या करता है? हाई डोजेज हैज एंटी प्लेटलेट एक्शन एंड प्रोलॉन्ग द ब्लीडिंग टाइम। और हाई डोज में इसका ज़्यादा एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है और ब्लीडिंग टाइम को भी रोकता है। ठीक है, लो डोज में सिर्फ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन से फॉर्मेशन, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में फॉर्मेशन रोक रहा है, और हाई डोज में ब्लीडिंग को टाइम भी बढ़ा रहा है और एंटी प्लेटलेट एक्शन भी है। ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन समझ में आई। मैकेनिज्म एक्शन बस यही है कि जो इनएक्टिवेटेड फैक्टर है ना, जो एक्टिवेटेड फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर, उसको हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ जुड़ के उसको इनएक्टिवेट कर रहा है और क्लॉटिंग रोक रहा है। ठीक है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? हेपेरिन को अपन यूजुअली IV रूट से देते हैं। ठीक है, वही कोगुलेशन कम कर रहा है तो ब्लीडिंग कराएगा, तो ब्लीडिंग है इसका साइड इफेक्ट, मेन साइड इफेक्ट इज ब्लीडिंग। ओवरडोज में कॉज सीरियस एंड फेटल हेमरेज, फेटल और सीरियस हेमरेज करा सकता है। फिर ब्लीडिंग कैन ऑकर इन यूरिनरी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना, अपने यूरिनरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा कि हेपेरिन थेरेपी रिक्वायर APTT मॉनिटरिंग, तो अपन में इसको APTT मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो APTT क्या होता है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्ट क्लॉटिंग टाइम, तो इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम को इंक्रीज कर रहा है ना, तो अपन इसको देखना पड़ता है कि APTT में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, नहीं तो अपन इसको रोक देंगे उसको जाने को। ठीक है, इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज ऑकर, मतलब अगर लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज हो जाता है, इफ लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज ऑकर इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रैपिडली
बाई स्लो आईवी इन्फ्यूजन ऑफ प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट जो है ना हेपेरिन का एंटागोनिस्ट है, अगर हेपेरिन की ओवरडोज हो जाती है तो अपन इससे कंट्रोल कर लेंगे। हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं जैसे कि रेसिस, अर्टिकेरिया वगैरह, ऑस्टियोपोरोसिस करा सकता है, डोज डिपेंडेंट ऑस्टियोपोरोसिस कराता है, रिवर्सिबल एलोपेसिया भी करा सकता है। एबनॉर्मलिटी इन द लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट में एबनॉर्मलिटी, तो ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। मेन कर लेना, एक तो ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये अपना हो गया हेपेरिन। अब नेक्स्ट आता है अपना लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन। तो इसके एग्जांपल है एनॉक्सापेरिन, डेल्टीपेरिन, टिंजापेरिन, एर्डीपेरिन, रिवीपेरिन। पेरिन आखिरी में आ रहा है। तो ये ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैंड हेपेरिन बाई फ्रैक्शनेशन। इसमें फ्रैक्शनेशन करते हैं, हेपेरिन का फ्रैक्शनेशन करते हैं, उसके बाद मिलता है, ठीक है। जो लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन है ना, वो मेनली एंटीकोगुलेंट इफेक्ट कैसे करता है, इनएक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10A, सिर्फ 10A को इनएक्टिवेट करता है और उससे अपना एंटीकोगुलेशन इफेक्ट दिखाता है। फिर ये बेटर कैसे है, अपन इसको सबक्यूटेनियसली, इसकी जो बायोबिलिटी है ना उसकी अपनी नॉर्मल हेपेरिन से ज़्यादा है इसकी, ठीक है। फिर लॉन्गर टी हाफ होता है। फिर डू नॉट रूटीनली रिक्वायर एपीटीटी मॉनिटरिंग, इसमें नहीं करनी पड़ती है ना, उसमें हेपेरिन में करनी पड़ती है, इसमें नहीं करनी पड़ती है। और इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट यही है कि मतलब ये वही मतलब सेम वाले एडवर्स इफेक्ट जो अपन ने उसमें देखे थे ना, ब्लीडिंग करा रहा था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं होती, ब्लीडिंग करा रहा था। और भी जितने साइड इफेक्ट थे जैसे कि अपन देखते हैं क्या क्या थे, एलोपेशिया करा रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा रहा है, ये सब कराएगा वही, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ओरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है। ओरल एंटीकोगुलेंट कौन से हैं, कुमेरिन डेरिवेटेड जिसमें वॉरफेरिन और एसिनोकुर्मेल आता है, ठीक है। इसमें मेन अपन को वॉरफेरिन के बारे में पढ़ना है। तो ओरल एंटीकोगुलेंट है वो अपन सिर्फ इन विवो ही एक्ट कर सकता है, वो अपन देखते हैं इन विवो सिर्फ कैसे कर सकता है, अपन ध्यान से सुनेंगे। फिर ये क्या है, विटामिन के एंटागोनिस्ट है, ठीक है, विटामिन के एंटागोनिस्ट है। मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि जो अपने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं पहले लीवर में सिंथेसिस होता है तो वो नॉन फंक्शनल होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं फंक्शनल में, ठीक है। कौन से एंजाइम की मदद से, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से। और कार्बोक्सिलिक एंजाइम का जो अपना को फैक्टर होता है वो विटामिन के होता है। तो जब एक बार ये रिएक्शन होती है, नॉन फंक्शनल से फंक्शनल में कन्वर्ट होते हैं, तो एक्टिव विटामिन के है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन के एपॉक्सीडेज। फिर उसको वापस से एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एपॉक्सीडेज रिडक्टेज जो है उसको विटामिन के को वापस से एक्टिव करवा देता है। तो जो वॉरफेरिन है ना वो एपॉक्साइड रिडक्टेज को इनिबिट कर देता है। उसको इनिबिट करेगा तो जिससे विटामिन के बनेगा नहीं, विटामिन के बनेगा नहीं तो एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, इसकी वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर आता है नेक्स्ट, इसका भी एडवर्स इफेक्ट ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ वॉरफेरिन। ब्लीडिंग कैन ऑकर एनीवेयर, स्किन, पल्मोनरी, जीआईटी, यूरिनेटेड, कहीं भी हो सकती है, ठीक है। फिर अपन ने देखो सबसे पहले जो था हेपेरिन था उसमें अपन ने एपीटीटी देखा था, इसमें अपन देखते हैं आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, जिसमें आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम पेशेंट का और प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपॉन रेफरेंस का, ठीक है, पेशेंट अपॉन रेफरेंस का अपन ये देखते हैं। दूसरा है इसका टेरोटोजेनिक इफेक्ट होता है। वॉरफेरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है ना। फिर स्किन नेक्रोसिस करा सकता है, स्किन में लीजन करा देगा, मोस्ट ऑन ब्रेस्ट, बटॉक्स और एब्डोमेन में कराता है। अदर साइड इफेक्ट में डायरिया, एलोपेसिया, अर्टिकेरिया, डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है। फिर ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं। वॉरफेरिन को अगर अपन ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ दे दिया, ये वॉरफेरिन की एक्टिविटी कम कराता है, तो इस वजह से क्या होगा कि एंटीकोगुलेंट इफेक्ट कम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो वॉरफेरिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा कुल मिला के। फिर वॉरफेरिन टेट्रासाइक्लिन देंगे, तो टेट्रासाइक्लिन क्या करता है कि बैक्टीरियल फ्लोरा को सप्रेस करेगा, जिससे कि विटामिन के प्रोडक्शन कम होगा और उससे वॉरफेरिन का इफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि विटामिन के को वैसे ही कम कर रहा है, ये एंटागोनिस्ट है उसका, और कम हो जाएगा फ्लोरा खत्म होने से, ठीक है। फिर वॉरफेरिन और फेनिटोइन का पढ़ेंगे, तो वॉरफेरिन जो है हाईली प्रोटीन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग। तो क्या होगा, जो सल्फोनामाइड है ना वो वॉरफेरिन को डिस्प्लेस कर देते हैं। वॉरफेरिन को डिस्प्लेस करेंगे तो प्रोटीन से निकल जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन से, तो वो ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होगा अपने ब्लड में, ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होगा तो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। इससे एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा। फिर फैक्टर इफेक्टिंग वॉरफेरिन एक्शन, सबसे पहले लीवर डिसीज और हाइपरथायरॉइडिज्म में डिक्रीज लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एनहेंस द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। तो लीवर डिसीज है या फिर हाइपरथायरॉइडिज्म है तो उसमें क्या होगा कि जो एंटीकोगुलेंट है सिंथेसिस उसका कम हो जाएगा, मतलब कोगुलेशन फैक्टर जो है उनका सिंथेसिस कम हो जाएगी, जिससे कि एंटीकोगुलेंट इफेक्ट बढ़ जाएगा। फिर एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन के एंड हेरिडिटी वॉरफेरिन रेजिस्टेंट डिक्रीज एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ वॉरफेरिन। तो अगर एक्सेसिव इंटेक कर देते हैं विटामिन के का या फिर हेरिडिटरी रेजिस्टेंस है वॉरफेरिन से, तो जो इसका एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है वॉरफेरिन का वो कम हो जाएगा। कुल मिलाकर लीवर डिसीज और हाइपरथायरॉइडिज्म याद कर लेना, मेन यही है। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वॉरफेरिन, वही हेपेरिन के जैसे ही सिमिलर है, कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन को कहाँ नहीं देना है, ठीक है ना। फिर अपना नेक्स्ट वही कॉन्ट्राइंडिकेशन वही कि ब्लीडिंग में नहीं देना है और प्रेगनेंसी वगैरह में नहीं देना है, ठीक है। तो डिफरेंस देख लेते हैं, हेपेरिन और वॉरफेरिन में डिफरेंस भी आ सकता है।
तो जो अपना हेपेरिन है वो नेचुरली ऑकरिंग होता है, ये जो वारफेरिन है वो सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट है। हेपेरिन को अपन इन वीवो और इन विट्रो दोनों में यूज़ कर सकते हैं और वारफेरिन को सिर्फ इन वीवो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्यों कि जब अपन बाहर यूज़ करना चाहेंगे, जैसे अपन को ब्लड बैग में अपन को यूज़ करना है एंटीकोगुलेंट, तो उसके लिए अपन हेपेरिन तो सीधे एक्ट कर देगा, क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देगा, पर वारफेरिन क्या करता है, विटामिन के को इनएक्टिवेट करता है और लीवर में जाके एक्ट करता है। लीवर में विटामिन के को इनएक्टिवेट करेगा, विटामिन के जो कन्वर्जन कर रहे थे इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में, तो उसको रोक रहा है। ठीक है, फिर हेपेरिन को अपन पेरेंटली दे सकते हैं, लेकिन वारफेरिन को सिर्फ ओरली देते हैं ना, ओरल एंटीकोगुलेंट का एग्जांपल है। ठीक है, ये किस पे एक्ट करता है, इनएक्टिवेशन कर, किसको इनएक्टिवेशन करता है, 10A 2A 9A 11A है ना, एंटी थ्रोम्बिन 3 से जोड़ के इन सबका इनएक्टिवेशन करता है। जबकि ये क्या करता है, विटामिन के की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिससे कि ये क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। इसका होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, 3 से 6 घंटे में काम कर देता है, जबकि इसका है डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ये 3 से 6 दिन लगते हैं इसमें। ठीक है, इसमें APTT देखते हैं, इसमें INR देखते हैं, ये पता ही अपन को। फिर ओवरडोज इज ट्रीटेड विद द प्रोटामीन सल्फोनेमेड, जो एंटागोनिस्ट था, जो कि हेपेरिन की जब वो हो जाती थी, ओवरडोज हो जाती थी, तो इसके ट्रीटमेंट में कहा था ओवरडोज इज ट्रीटेड विद द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड ब्लड विटामिन के। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, विटामिन के देते हैं इसके जब ओवरडोज हो जाती है। ठीक है, ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं करता, तो इसलिए सेफ है प्रेगनेंसी में, जबकि ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो ये टेराटोजेनिक पोटेंशियल रखता है, तो इसलिए अपन वारफेरिन प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, जबकि हेपेरिन सेफ है प्रेगनेंसी में। ठीक है, फिर हेपेरिन इज यूज्ड इन मेनली इन टू इनिशिएट थेरेपी। हेपेरिन अपन थेरेपी को इनिशिएट करने के लिए देते हैं और मेंटेनेंस के लिए अपन वारफेरिन देते हैं। ये एक्सपेंसिव होता है हेपेरिन, और वारफेरिन एक्सपेंसिव नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है थेरेपेटिक यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट। अपन एक तो देते हैं वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में। तो वीनस थ्रोम्बाई क्या है, जो कि जो फाइब्रिन के नेटवर्क हैं जो बन गए थे, मतलब थ्रोम्बस बन गया, तो वो अगर रिमूव हो जाता है तो एम्बुलेंस फॉर्मेशन कर देगा, तो उसके काम में आ जाएंगे, है ना, तो उसको वो रिमूव कर देगा, है ना। तो एंटीकोगुलेंट्स आर यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म फॉर्मेशन के लिए रोकता है। फिर आता है एट्रियल फिब्रिलेशन में भी काम आता है। ठीक है, जैसे कि वारफेरिन हो गया, ये सब ये क्या करेंगे, रिस्क कम करेंगे सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन का और स्ट्रोक इन पेशेंट विद आर्टियल फिब्रिलेशन। तो कुल मिला के एट्रियल फिब्रिलेशन में काम आता है, जिससे कि सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन ना हो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में क्या करते हैं, ये एंटीप्लेटलेट जो है ड्रग की तरह काम में आता है, और ये जो ब्लड को पतला करके रखता है, जिससे कि MI में मॉर्बिडिटी कम हो जाए, है ना, मॉर्बिडिटी कम हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने एजेंट्स आते हैं फाइब्रोनलाइटिक्स, थ्रोम्बोलाइटिक्स होते हैं, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एटिलेप्टेज, रिटालेप्टेज, ये सब क्या है कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ना, तो फाइब्रिन को तोड़ते हैं, है ना। तो ये क्या एक्यूट MI, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में काम आते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होते हैं, ट्रॉमा, रिसेंट सर्जरी, एबॉर्शन, रिसेंट स्ट्रोक, सीवियर हाइपरटेंशन, इन सब में काम आएंगे, क्योंकि ये प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं एंटी फाइब्रोलाइटिक। ठीक है, तो एंटी फाइब्रोलाइटिक क्या, वही जो ब्लॉक करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में, जिससे कि क्या फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है एप्सिलॉन, एमाइनो कैप्रोइक एसिड और ट्रानेक्सेमिक एसिड। ठीक है, तो इन दोनों के फाइब्रोलाइटिक के और एंटी फाइब्रोलाइटिक के सिर्फ नाम याद रखने हैं। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। मेन देखो हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर ही आया था, तो वो नहीं आ सकता। ग्लूकोमा और MI की थेरेपी भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक अपने पेपर के लिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये एंटीकोगुलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, क्योंकि इससे बस क्वेश्चन नहीं आया ब्लड में, बाकी सबसे आ चुका है।